आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग अब सिलेबस एनालिसिस पर आ जाते हैं। क्लियर है? तो चलिए सिलेबस एनालिसिस पर पहुंचते हैं। तो सिलेबस एनालिसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मेंस का सिलेबस होता है। क्लियर है? मेंस का सिलेबस। अब मेंस के सिलेबस की कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, अब जरा ध्यान से समझिएगा। मेंस इसलिए क्योंकि प्री का सिलेबस सिर्फ 7 लाइनों में दिया हुआ है। मेंस का सिलेबस 1000 मार्क्स का, जीएस के अगर सिलेबस की बात करें तो 1000 मार्क्स का यह सेगमेंट होता है और यही आपकी पूरी कुंडली तय करता है। प्री के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते, आपको पता होगा, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए होता है। लेकिन जो मेंस का सिलेबस होता है वो बेसिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। राइट? तो मेंस के सिलेबस को समझने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी और इसी पे हमारा रिजल्ट डिफाइन करता है। इसी का ही ओरिएंटेशन आगे एक्सटेंडेड पार्ट आपके इंटरव्यू में बहुत ज्यादा काम आता है, जो आप यहां पर अपनी पूरी नॉलेज गेन करते हैं। तो जीएस के जो है वो 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2, 3 और 4, सभी 250 मार्क्स के होते हैं। हर पेपर में कई पार्ट होते हैं, जैसे पेपर 1 हो गया तो पेपर 1 के 3 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री, सोशल इश्यूज जिसे भारतीय समाज कहते हैं, और तीसरा हमारा हिस्सा हो गया जिसे हम लोग भूगोल कहते हैं। तो एक बार एक ब्रीफ ले लेते हैं और इसमें से मैं पॉइंट निकालता हूं कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और इस बार का पेपर मेरा ज्यादा ओरिएंटेशन रहेगा कि इस बार के इस सिलेबस को इस बार के पेपर के साथ मैच कराऊंगा और अपनी बात को प्रूव करूंगा कि पर्पस जो होता है अगर वो तुम सिलेबस में समझ गए तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। रेडी? तो अगर आप रेडी हैं तो ये जो क्लासेस हैं वो आपकी लाइफ का एक डायमेंशन तय कर, कहते हैं जिसको सिलेबस पे कमांड है, क्वेश्चंस पे कमांड है, उसके लिए 50% काम अपने आप आसान हो जाता है। अब जरा बात करते हैं कि हम सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 1 में आते हैं। ठीक है? जनरल स्टडीज पेपर 1 में तो हम सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो हम हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जब हम हिस्ट्री के सिलेबस में आते हैं तो क्या होता है कि सिलेबस का जो नाम रखा गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो कि सिलेबस का नाम क्या है। ठीक है? सिलेबस का नाम क्या है? सिलेबस के बारे में कहता है कि भारतीय विरासत और संस्कृति, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो पहला क्वेश्चन आना चाहिए पर्पस जानने का, मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, इसके अंदर आया कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, तो संसार का इतिहास और आर्ट एंड कल्चर, ये सबसे दो डोमिनेंट स्ट्रक्चर होते हैं। बेसिकली जब मैंने एनसीईआरटी की क्लास ली थी हिस्ट्री की तो उसमें एक बार बताया था कला और संस्कृति क्या बताते हैं। कितने लोग मुझे इस बात का, कितने लोगों ने ये शब्द सुना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जो भी हमारे बिगिनर हैं, कॉन्सेप्टर के बैच के जुड़ रहे हैं या हमारे और भी बच्चे हैं या जो पढ़ चुके हैं, आर्ट एंड कल्चर का पर्पस क्या होता है, क्यों पढ़ना है मुझे? एक आईएएस ऑफिसर बनने जा रहे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि भारत का पुरातात्विक तुम्हें जो खोजबीन करनी है उसको संरक्षित करना है। तुम तो एक जिलाधिकारी बनोगे, आगे चलकर तुम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनोगे, तो तुम ये क्यों पढ़ने जा रहे हो? आईपीएस बनके तुम आर्ट एंड कल्चर से ये जो है सिलेबस तुमसे क्या कहना चाहता है? कोई मुझे इसका जवाब देना चाहेगा? मैं चाहूंगा आपसे बात करना ताकि आपका भी दिमाग खुले। रटने के लिए तो आपने बहुत रटा, ये मंच ओजांग आईएएस एकेडमी का मंच है ही नहीं है रटने के लिए, ये तो अंडरस्टैंडिंग का मंच है। तो रटने वालों को तो यहां बहुत भय सा लगता है, अजीब सा उनको घुटन होती है, और जिनको समझना है यूपीएससी के जो ट्विस्ट है, जो रियल टाइम थिंकिंग है, उसके लिए सभी का स्वागत है इस मंच पर। हां, तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि आर्ट एंड कल्चर शब्द का मतलब क्या होता है, क्यों तुम्हें यह दिया गया? शाबाश आकांक्षा, बहुत बढ़िया, वंडरफुल बेटा। ठीक है। जैसे अभी किसी ने लिखा जर्नी ऑफ एंसेस्टर, वो तो हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, इतिहास तो हमारे अतीत का पचिन्ह है। हिस्ट्री इज द की टू द फ्यूचर। आर्ट एंड कल्चर की बात कर रहा हूं, शब्द को ध्यान से सुनो। आई एम आस्किंग व्हाई यू नीड टू लर्न अबाउट द आर्ट एंड कल्चर। कितने लोगों ने यह शब्द सुना, ईमानदारी से बताइए। अगर सुना तो सबको यह जवाब पता होना चाहिए। आपको पूछना चाहिए था अपने टीचर से, जहां भी आप पढ़ रहे हैं आपको पूछना चाहिए कि मुझे यह क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है, मैं इससे क्या जानना चाहता हूं, और यूपीएससी के सिलेबस में इसको क्यों रखा गया है। यह प्रश्न आपका हक है पूछना, और आपको यह पूछना चाहिए। और मेरे जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट हैं पुराने, उनको मैंने पढ़ा रखा है। देखो, इसके कई एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट होता है कि इस पूरी विकास की जर्नी में, जब हम इतिहास में अपनी जो है डेवलपमेंटल जर्नी करते हैं, तो हम क्या होता है कि विभिन्न चीजें सीखते हैं और विभिन्न चीजें प्रदर्शित करते हैं, यानी वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड हम डेमोन्स्ट्रेट उसको करते हैं, कभी अपने आर्किटेक्चर फॉर्म में, कभी अपने मूर्ति कलाओं के माध्यम से, कभी स्कल्पचर्स के माध्यम से, जो हम ये बात डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। यानी ये इंसान, ये पूरा इतिहास क्या है, इंसानियत की जर्नी तो है।
हम किसका इतिहास पढ़ते हैं? कभी हमने बंदरों का इतिहास पढ़ा, कभी हमने जिराफ का इतिहास पढ़ा? नहीं। हमारा इतिहास क्या है? हम भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में हम इंसानों की जर्नी पढ़ रहे हैं, और इंसान अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीखता है। तो फर्स्ट थिंग इज हमारा लर्निंग प्रोसेस क्या रहा। हम पिरामिड बना रहे हैं तो हम उससे लर्न, आज भी हम सबसे ज्यादा रिसर्च उसी पे कर रहे हैं कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने इतना बड़ा पिरामिड बनाया, इतना जो है कैसे पिरामिड का हमें आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकालने की मैथमेटिक्स हमें कहां से मिली, इतने भारी भारी पत्थर जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट वहां तक कैसे पहुंचे। तो ये क्या होता है? दैट इज अवर जर्नी। तो हमारी इंसानियत की जो सीखने की जर्नी है वो हम पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। आर्ट एंड कल्चर का ये बेसिक पर्पस होता है। और हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है वो हमें न सिर्फ अपने गौरव से जोड़ता है, साथ ही साथ हम अपने भविष्य के लिए भी नई नई चीजें सीखते हैं और नई नई चीजें बनाते रहते हैं। पहला, आर्ट एंड कल्चर का एक दूसरा भी पर्पस होता है। आर्ट एंड कल्चर का एक दूसरा पर्पस होता है, कौन सा समाज आर्ट एंड कल्चर को प्रोत्साहित करेगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम एंशिएंट टाइम में, मेडाइवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ते हैं? कला और संस्कृति क्या होता है? कला और संस्कृति किसी भी समाज का एक प्रतिरूप होता है। इट इज अ रिप्लिकेशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। उस समय का जो समाज होता है उसका एक रिप्लिकेशन होता है। अब आप अंदाजा लगाओ, कोई वॉर टॉर्न कंट्री है, मतलब जहां पर युद्ध हो रहा है, भयानक जो है वो समाज, राजा अच्छा नहीं है, ठीक है, टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, क्या कभी भी उस तरह के राज्य में आर्ट एंड कल्चर डेवलप हो सकता है? कभी नहीं। क्या साहित्य, संगीत, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, क्या ये कभी डेवलप हो सकता है? कभी नहीं। अगर तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास में हर चीज आपको नहीं पढ़नी है। आप आईएएस बनने जा रहे हो, आप हिस्टोरियन बनने नहीं जा रहे हो। ये डिफरेंस अगर तुम समझ पाओगे तो किताबें तुम्हारा बहुत कम समय में तुम्हारा साथ देना शुरू कर देंगी। नहीं कर पाओगे तो फिर विपिन चंद्रा, इसके बाद फलाना चंद्रा, या पढ़ते रहोगे और इसमें जो है थकान आती रहेगी। अब अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पर हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप है कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से, मेरी बात को ध्यान से समझना और इसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करना, कि आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से जो हमारा सेगमेंट होता है, यहां हम बेसिकली ये करते हैं, हम ये देखते हैं कि उस समय का समाज कैसा था। तो एक समृद्ध समाज जो होता है, एक समृद्ध जो शासन होता है यानी रूलिंग जो होती है, एक अच्छी इकोनॉमी जो होती है, वो एक सोसाइटी में प्रॉस्पेरिटी लेकर आती, समृद्धता लेकर आती। और समृद्ध समाज जो होता है वही आर्ट एंड कल्चर को प्रॉस्परस करता है। अरे तुम्हारे पास खाने को नहीं है, तुम कबीलों के रूप में हो, तुम्हारी जीवन शैली बिल्कुल जो है, रोज तुम्हारे युद्ध हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो कौन तुम जाकर जो है कौन मूर्तियां बनवाएगा, कौन जो है मंदिर बनवाएगा, कौन वास्तु बनवाएगा? कभी नहीं हो सकता। वहां तो सब ध्वंस हो जाएगा। तो अगर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, तो अगर भारतीय संस्कृति के बारे में अगर हम ये दिखाई पड़ता है कि हमारे पास आर्ट एंड कल्चर की विविधता है, बुद्ध की मूर्तियों में ही, मूर्ति कलाओं में इतना विविधता है, मथुरा शैली, गंधार शैली, इंडो बैक्टीरियाई शैली, तो हमारे पास शैलियों की बड़ी विविधता है, भरूच शैली। तो इसका सीधा सा मतलब है कि बुद्धिज्म जो है वो बहुत प्रॉस्परस हुआ एक समय पे, और अलग अलग जो है वो लोगों ने इसको अलग अलग रूपों में अपनाया और अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया। अगर हमारे पास नागर शैली, वासर शैली, हमारे पास इतने तरह की संगीत, कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, हमारे पास इतने संगीत के घराने, हमारे पास इतनी नृत्य शैलियां, इतने वाद्य यंत्र, ये इतनी हस्तशिल्प, ये सब हमारे पास तभी होगा जब हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा शांत है, हमारे पास एक अच्छी रूलिंग है, हमारे पास एक अच्छी इकोनॉमी है, लोगों का पेट भरा हुआ है, तब हम ये आर्ट एंड कल्चर को क्या करते हैं? प्रॉस्परस करते हैं। तो कई बार आपको ये दुनिया को बताना पड़ता है कि हम हिंदुस्तानी, जिस तरह से तुम कह रहे हो कि हम गुलाम थे, ये थे, हम गरीब थे, नहीं, हमारे पास हमारा आर्ट एंड कल्चर देखो। तुम्हारे पास अंदाजा है कि आर्ट एंड कल्चर बनाने के लिए हमारे पास कितनी प्रॉस्पेरिटी रही होगी, कितनी टेक्नोलॉजी रही होगी। तुम्हें क्या लगता है टेक्नोलॉजी क्या कभी जो है वो कभी कबीलों में जन्म ले सकती? नहीं। टेक्नोलॉजी के लिए प्रॉपर जो है उस तरह के थिंकर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, उस तरह का अध्ययन करने वाली जो है वो हमारे पास ऐसे सेंटर्स होंगे हमारे पास जो स्टडीज करते हैं, तब जाकर जो है वो आर्ट एंड कल्चर डेवलप होता है। आर्ट एंड कल्चर किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी को शो करता है, और हमारा काम है कि हम अपने अतीत की उन धरोहरों को सजो कर रखें। एक रीजन हो गया। दूसरा, और एक बहुत बड़ी बात है, यूपीएससी अपने सिलेबस में, याद रखना, इस पॉइंट को लिख लेना और इस पॉइंट को याद रखना, यूपीएससी क्या हिस्ट्री में सब कुछ पूछेगा? मतलब इतिहास में एक बीए करता हुआ लड़का, एमए करता हुआ लड़का और आईएएस की पढ़ाई करता हुआ लड़का, दोनों क्या सेम तरह से पढ़ेंगे? नहीं। यूपीएससी का सिलेबस एक बहुत बड़ा खास सिलेबस है। आप कौन बनने जा रहे हैं? आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं। यह सिलेबस ही तैयार करता है कि आपका पर्पस क्या है। याद रखिएगा, आप किसी कॉलेज का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। क्लियर है? जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत बड़ा रहस्य, और मैं अपने पेपर के साथ इसको जस्टिफाई करूंगा। तो बेसिकली सिलेबस में मुझे क्या पढ़ना है, अब जो बात कहने जा रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी का सिलेबस आपको अधिकारी बनाने के लिए है। आप एक क्या करोगे? ब्यूरोक्रेटिक अधिकारी यानी नौकरशाह बनने जा रहे हो, आप जो है वो पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हो। सो इस कंडीशन में वो तुमसे क्या चाहते हैं?
तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में तुम क्या करोगे? अगर तुमने मेरा वेबिनार देखा होगा तो तुम एजेंट ऑफ चेंज बनोगे। क्या कहा आलोक रंजन साहब ने कि एजेंट ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन की बिंदुओं के रूप में तुम परिवर्तित होगे। तो एजेंट ऑफ चेंज क्या करता है? समाज में परिवर्तन लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। हमने कई, जैसे कल मैंने आपको एक केस स्टडी कराई कि आप एक जगह डीएम बनकर गए हैं और ऊपर से शासन का आदेश आया कि आपको फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। कई ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर पैट्रियार्की, पितृसत्ता है, महिलाओं को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते, और आपके ऊपर दबाव है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए हैं कि आपको फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। और रियल आपको कहानी बताई थी कि आपको कैसे बढ़ाना है, तो आपने जो स्टेप्स लिए, तो आप क्या करें? आप चेंज लेकर आ रहे हैं। तो सिलेबस उसी चीज को डिफाइन करता है। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास जब आप पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री, तो जहां जहां, चाहे विश्व इतिहास हो चाहे भारतीय इतिहास हो, जहां जहां हमें टर्न अराउंड, परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जहां जहां हमें इतिहास में परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़ते हैं, वेयर वी फाइंड द पॉइंट ऑफ चेंज इन आवर हिस्ट्री, वही यूपीएससी का सिलेबस में है, वही यूपीएससी के सिलेबस में है। यही चीज तुम्हें जोड़ता है। चाहे तुम पेपर 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जहां जहां जिन चीजों से, जिन घटनाओं से, जिन जो है वो इवेंट्स के, अगर हमें पॉइंट ऑफ चेंज दिखाई पड़ता है, यानी कि समय की धारा में हमें एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और स्पेशली हमें सकारात्मक परिवर्तन दिखाई पड़ता है, हमें पॉजिटिव चेंज दिखाई पड़ता है, वही यूपीएससी का सिलेबस है। इतिहास में अगर जाते तो मौर्य वंश के बारे में हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पहली बार भारत में अखंड भारत की नींव रखी जाती है। भारत का विस्तार वहां से बहुत दूर तक होता है। शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया, शासन व्यवस्था हो गया, सभा हो गया, समितियां हो गया, हमें वहां दिखाई पड़ता है। हमें आर्ट एंड कल्चर क्या दिखाता है? हमें एक चेंज दिखाता है कि हमारी समाज इतना प्रॉस्परस हो चुका है कि हमारे यहां साइंस, टेक्नोलॉजी, हमारे यहां इकोनॉमी, हमारे यहां लोगों की जागरूकता इतनी ज्यादा हो गई कि हम अच्छे अच्छे आर्ट एंड कल्चर को डेवलप कर पा रहे हैं। तो भारत में जब जब बहुत बड़े पॉइंट ऑफ चेंज हुए हैं, तो वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। जैसे हम मेडाइवल टाइम में आते हैं, तो मेडाइवल टाइम में बहुत सी घटनाएं होती हैं। कभी नहीं पूछा अकबर द्वितीय के बारे में, फलाना के बारे में। क्या पूछता है? भक्ति काल पूछ रहा है। आगे चलकर जब हम जाते हैं, तो जब मॉडर्न टाइम शुरू होता है, तो हम आर्य समाज के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम भक्ति जो समाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम धर्म सुधारों के बारे में बात कर। क्यों? सुधार का मतलब होता है जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सनेस आ गई थी, एक जड़ता आ गई थी, उसमें एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। हाँ या ना? तो ये क्या था? ये जो भक्ति मूवमेंट थे, सूफी मूवमेंट थे, आगे चलकर आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ये सब क्या थे? एक परिवर्तन का बिंदु, यानी कि रटी रटाई पद्धति से निकलकर एक नई परिपाटी, एक नए मेथड को जन्म देने की जो कला होती है, द मेथड टू जनरेट अ न्यू मेथड, जो एक न्यू रास्ता जो हमारा होता है, न्यू वे जो होता है, वही हमारा क्या होता है? वही हमारा परिवर्तन का बिंदु होता है। क्योंकि आपको भी किसी रटे रटाए मेथड पे नहीं चलना है। अगर आप वेबिनार में थे तो आपको पता चल गया होगा कि वहां पर आपको एक नए तरीके से निर्णय लेना होता है, आपको नया तरीका खोजना होता है। उस डीएम ने क्या किया? वो डीएम ने चिट्ठियां लिखी पर्सनली, एक नया पैटर्न तक किसी किताब में नहीं दिया था। तो इतिहास तुम्हारा जितना भी सिलेबस है, इंडियन सोसाइटी का सिलेबस, ज्योग्राफी का सिलेबस, एनवायरमेंट का सिलेबस, कॉन्स्टिट्यूशन का बेस सिलेबस, आईआर का सिलेबस, जहां जहां भारत को, इस बात को याद रखिएगा, जहां जहां भारत और विश्व की घटनाओं में एक मोड़ हमें दिखाई पड़ता है, वही यूपीएससी का सिलेबस है, वही यूपीएससी का सिलेबस है। राइट, तो ये हो गया हमारा पढ़ने का पर्पस। चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। तो सब कुछ ना आपको रटना है, ये मैंने आपका काम बहुत हल्का कर दिया कि हर चीज, अरे बुक इतनी मोटी आई तो पूरी पूरी रट डालेंगे। कहां जोर डालना है हमें?